हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर के गहराई तक, लॉन्ग टर्म तक आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। 2 दिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपनी बायोलॉजी की क्लास नहीं हो पाई। अब अपने कार्य को रेगुलर आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एसिटिक एसिड के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जीवाणु सहायक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान देना। एसिटिक एसिड के उत्पादन में निम्न में से कौन सा जीवाणु सहायक है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा लेक्टोबेसिलस है, बी में कह रहा है क्लोस्ट्रीडियम है, सी में कह रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाई है और डी में कह रहा है पेनिसिलियम नोटेटम है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का अपना निर्धारित समय 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें सोचने समझने के साथ साथ में आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपको 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो अपना टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन हमने लिया है। एसिटिक एसिड के उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? तो आपको याद रखना है, इसके अंदर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा हम एसिटिक एसिड का उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन धमाकेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिला, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड के उत्पादन में काम आता है। बच्चों, इसी कड़ी में हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है। देखो, किसको किस में बदलने वाला? दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है बच्चा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको आप लेब कह सकते हो। शॉर्ट एंड ट्रिक में क्या कह सकते हो? LAB, लेब कह सकते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 2 नंबर ऑप्शन में कह रहा है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सी नंबर या 3 नंबर ऑप्शन में कह रहा है सार्कोमाइसिटिस सेरिविसी। और डी ऑप्शन में कह रहा है ए और बी दोनों। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन होने के साथ साथ में ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। सोचने समझने के बाद में आंसर देना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा या सार्कोमाइसिटिस सीरिवेसी होगा। ये आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चौथा कह रहा है ए और बी दोनों होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के पे 12th एनसीईआरटी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान रखना, दूध को दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया है, ये दोनों नाम आ सकते हैं यहाँ पर। आपको बड़े ही गौर से समझना और आंसर देना। देखो, आपने आज तक पढ़ रखा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये पढ़ रखा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लेकिन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाए तो भी आपको ये करेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार दर्शन दे चुका है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है रॉबर्ट हुक ने, बी में कह रहा है रॉबर्ट ब्राउन ने, सी में कह रहा है रॉबिन्सन ने और डी में कह रहा है ल्यूवेन होक ने। दीजिए करेक्ट आंसर। जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बिल्कुल बिल्कुल, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। लिविंग कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सभी विद्यार्थियों को आंसर आना चाहिए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हैं। बच्चों देखो, लिविंग कोशिका की यदि बात करें तो यहाँ पर लिवेन होक हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, देखो 1665 ईस्वी के अंदर, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। वो कोशिका डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। रॉबर्ट ब्राउन की यदि बात करें तो 1831 में 1831 में केंद्रक की खोज करता है। रॉबिन्सन जो होता है वो राइबोसोम के बारे में बातें आगे बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं ल्यूवेन होक की। बच्चा, ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने लिविंग सेल की खोज की थी। तो अपना 3 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट लग रहा है, अगला जैसे ही
आप स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन देखोगे या नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, वो उससे भी बेहतरीन नज़र आता है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। क्या कहता है क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तरल मौजिक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में कह रहा है बच्चा वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, बी में कह रहा है सिंगर व निकोलसन ने, सी में कह रहा है गार्नर व एलार्ड ने, और डी में कह रहा है डेनियल व डेविसन ने। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक सिद्धांत देने वाला कौन था, या सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला कौन था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनकी सेल चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर है, वो विद्यार्थी यथासंभव तुरंत आंसर देने का प्रयास करें। सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान नहीं है तो ध्यान रखना। कोशिका झिल्ली का तरल मौजिक सिद्धांत सिंगर व निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था या प्रस्तुत किया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? पेलेड था, केमिलो गोल्जी था, पोर्टर था, रोबिन्सन था। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। जो सही ऑप्शन है उसका चयन कर दो इस क्वेश्चन के अंदर। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तुरंत आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है। पेलेड होगा, केमिलो गोल्जी होगा, पोर्टर होगा, रोबिन्सन होगा। देखो बच्चों, राइबोसोम की खोज किसने की, तो भूल मत जाना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन को हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। रोबिन्सन नामक वैज्ञानिक के पर मत पहुंच जाना। पेलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। केमिलो गोल्जी नाम से स्पष्ट है, गोल्जी काय की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। किसकी खोज करने वाला? गोल्जी बॉडी की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। बात करें पोर्टर की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? पोर्टर था। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन या ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। पेलेड नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। बच्चों, इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। किस में सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, कसाबिका, तर्कुतंतु, सेंट्रियोल। दीजिए करेक्ट आंसर। ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये किसके अंदर अपसेंट होती हैं? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से पढ़ने के बाद में, सोचने के बाद में आंसर दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास में 5 से 10 सेकंड का निर्धारित अपना समय है बच्चों। याद रखना बच्चों, कसाबिका, तर्कुतंतु, सेंट्रियोल, इन तीनों के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हरित लवक के अंदर, इनके अंदर ये नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया में सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती। कसाबिका में होती हैं, तर्कुतंतु में होती हैं, सेंट्रियोल में होती हैं, जिसको तारक केंद्र के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों द्वारा आंसर आना चाहिए। एल्कोहल का किण्वन किसकी उपस्थिति में होता है? फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट ऑन किसकी उपस्थिति में होगा? माल्टोज, जाइमेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज। 4 एंजाइम, माल्टोज न पढ़ करके आप माल्टेज पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। माल्टेज आप सभी जानते हैं, जब एंजाइम का नामकरण किया गया था तो उसके लास्ट में एज शब्द जोड़ करके नामकरण किया गया था। जैसे माल्टेज है, ग्लेक्टेज है, फ्रेक्टेज है, सुक्रेज है, जाइमेज है, एमाइलेज है, इन्वर्टेज है, फ्रेक्टेज है। कई प्रकार के एंजाइम आपके सामने, 4 इसमें से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहता है अगला? एल्कोहल का किण्वन किसकी उपस्थिति में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। बच्चों याद रखना, जाइमेज एंजाइम जो होगा, कैसा एंजाइम होगा? जाइमेज एंजाइम जो होगा वो क्या काम करता है? एल्कोहल का किण्वन करता है, फर्मेंटेशन करने का काम करता है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एजोला का किसके साथ सहजीवी संबंध होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में डालने हैं। एजोला का किसके साथ में सहजीवी संबंध होता है? क्लोरेला के साथ में, एनाबिना के साथ में, नोस्टॉक के साथ में, या क्या टोलिबो क्या है टोलिप्रोथिक्स के साथ में? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजोला का संबंध किसके साथ में पाया जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है अपना, उसमें से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ध्यान रखना, देखो इसके अंदर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एजोला का किसके साथ में सहजीवी संबंध है, तो आपको बताना होगा एनाबिना के साथ में इसका सहजीवी संबंध पाया जाता है। बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। निफ जीन पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने विद्यार्थियों ने निफ जीन के बारे में पढ़ रखा है। निफ जीन पाया जाता है, पेनिसिलियम में पाया जाता है, राइजोबियम में पाया जाता है, एस्परजिलस में पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है। बिल्कुल आपको 4 ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना बच्चा। निफ जीन पाया जाता है, पेनिसिलियम के अंदर पाया जाएगा, राइजोबियम में पाया जाएगा, एस्परजिलस में पाया जाएगा, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाएगा। दीजिए करेक्ट आंसर। देखो बात करते हैं हम लेग्यूमिनेसी कुल की बात करें में, लेग्यूमिनेसी कुल की जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर कुछ नोडुल्स पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं बच्चा। क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। और उन गांठों के अंदर पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, एंटू फिक्सेशन का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राइजोबियम जीवाणु इन ग्रीन प्लांट के लिए, हरे पादपों के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो एंटू फिक्सेशन का काम करता है। तो बच्चों निफ जीन किसके अंदर पाया जाता है, तो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। राइजोबियम जो जीवाणु होता है उसके अंदर एक जीन पाई जाती है जिसको निफ जीन के नाम से जानते हैं। निफ के अंदर यदि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूं तो एन का मतलब यहां पर नाइट्रोजन होगा, एफ का मतलब यहां पर फिक्सेशन होगा, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जो जीन होती है वो राइजोबियम में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पर बी ऑप्शन को आप करेक्ट मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। किसको तैयार करने में किया जाता है? कहने का मतलब देखो एक और बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? वाइन बनाने के लिए करते हैं, इडली बनाने के लिए करते हैं, पनीर बनाने के लिए करते हैं, या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है ब्रेड बनाने के लिए करते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। किसको तैयार करने में किया जाता है? यदि आपने पढ़ा है तो तुरंत आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हम सी ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी पनीर बनाने में, चीज बनाने में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है। इसी कड़ी में बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया हो। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक की बात करें, एंटीबायोटिक की बात करें, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, पास्चर ने, वोक्समैन ने, लिक्टर ने। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? क्या आपने आज से पहले पढ़ा है एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किसने किया? यदि पढ़ा है तो तुरंत आंसर दीजिए बच्चा। देखो इसमें हम सी ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वोक्समैन नामक वैज्ञानिक ने एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल। और एंटीबायोटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन के खिलाफ। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाल दिया था, जीवन के खिलाफ एंटीबायोटिक शब्द है, बिल्कुल। अब बच्चों बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से दर्शन देने वाला क्वेश्चन, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है? स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। स्वतंत्र जीवी होना चाहिए, एरोबिक होना चाहिए, अनएरोबिक होना चाहिए, यानी अवायवीय अनएरोबिक होना चाहिए बच्चों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। यहां पर हम किसको लेकर के आगे बढ़े? दीजिए करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, यहां पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है उसको स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसी कड़ी में 13 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। देखो क्या कहता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, स्ट्रोमा में, ग्रेना में, पायरेनोइड में, ग्रेना व स्ट्रोमा में। डी ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देखो ए बी सी डी ये चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। देखो थोड़ी सी हम बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट की बात करें, हरित लवक की बात करें, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर का जो भीतर वाला जो भाग है, इसमें दो भाग पाए जाते हैं, स्ट्रोमा वाला भाग और ग्रेना वाला भाग। आपने पढ़ा होगा थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों के ढेर के समान इस प्रकार से पाए जाते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, स्ट्रोमा में होगा, ग्रेना में होगा, पायरेनोइड में होगा, या ग्रेना व स्ट्रोमा दोनों में होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल आपको गौर से समझना है और आंसर देना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से बच्चों। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेना के अंदर पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। बिल्कुल। अब बी ऑप्शन के बाद में देखो हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक होता है? गुणसूत्रों की ध्रुवकी और गति के लिए, कोशिका द्रव्यी विदलन के लिए, विनिमय के लिए, या अनुलेखन के लिए। आपको 14 नंबर क्वेश्चन के चार ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक है? पढ़ो चार ऑप्शन और समझो और आंसर दीजिए। गुणसूत्रों की ध्रुवकी और गति के लिए, कोशिका द्रव्यी विदलन के लिए, विनिमय के लिए, अनुलेखन के लिए। जब सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर यानी विपरीत ध्रुव की ओर गुणसूत्र चले जाते हैं, तो उनको खींचने के लिए सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुणसूत्रों को ध्रुव की ओर गति के लिए सेंट्रोमियर की आवश्यकता होती है। अब बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। क्या कहता है? राइबोसोम कहाँ बनते हैं? आपको एक साइट बतानी है जहां पर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है केंद्रिका, बी में सूत्रकणिका, सी में कोशिका द्रव्य और डी में गोल्जिकाएं। दीजिए करेक्ट आंसर। राइबोसोम कहाँ बनते हैं? केंद्रिका में, सूत्रकणिका में, कोशिका द्रव्य में, गोल्जिकाएं में। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। तो बच्चों याद रखना, राइबोसोम की यदि मैं बात करूं, राइबोसोम का फॉर्मेशन याद रखना न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रिका में होता है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अब आपको एक बात बतानी है कि सूत्रकणिका किसका नाम है? आपको कमेंट में बताना है सूत्रकणिका किसको कहते हैं। राइबोसोम को कहते हैं, गोल्जिकाई को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये मैं हिंट के तौर पर आपको 4-5 ऑप्शन बता गया। आपको ये बताना है कि सूत्रकणिका किसका नाम है। बिल्कुल। देखता हूं आईक्यू फ्रीक्वेंसी कितनी बड़ी, आप सूत्रकणिका के बारे में आज से पहले कितना जानते हैं। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, 16 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है? निम्न में से किस में स्वयं का डीएनए पाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रोक्सीसोम, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बच्चों यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है? खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए उस कोशिकांग को स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है। स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहा जाता है, स्वायत्तशासी कोशिकांग। दीजिए करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करेक्ट मानूं, किसमें खुद का डीएनए पाया जाता है? तो बच्चों यहां पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और कोशिकांग है हरित लवक, उसमें भी खुद का डीएनए पाया जाता है। इसलिए इन दोनों कोशिकांगों को स्वायत्तशासी कोशिकांग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। मध्य पटलिका मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, लिग्निन की, कैल्शियम पेक्टेट की। 17 नंबर क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। यदि उस एग्जाम में बायोलॉजी पोर्शन को शामिल किया जाता है तो मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, ये एग्जाम में प्रश्न दर्शन दे ही जाता है। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन।
5 स्टार वाला क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा। दीजिए करेक्ट आंसर। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो ध्यान रखना, मध्य पटलिका की यदि हम बात करें तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में बात करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। वसा का संश्लेषण स्थल है, सिंथेसिस साइट ऑफ लिपिड बात करें, फैट की बात करें, वसा का संश्लेषण साइट कौन सा होता है? ER, SER, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। बच्चों बात करें थोड़ा सा RER के बारे में, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम होने के कारण से इसको रफ के नाम से जानते हैं, और इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए इसको चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जानते हैं। अपना क्वेश्चन है, वसा का संश्लेषण स्थल है, इनमें से कौन सा है? बताइए। देखो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो होता है राइबोसोम होने का, ये तो प्रोटीन साइट है कि प्रोटीन बनाएगी। और बच्चों बात वसा की करा तो आपको याद रखना, यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाने का काम करती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध के दही में रूपांतरण से, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण से होती है? मैं किसको ग्रो करवाऊं कि दूध के दही में रूपांतरण की जो कैपेसिटी होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं, उनमें ग्रोथ हो जाए। विटामिन B12, विटामिन A, D और E। आपको चार ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन में मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या सही होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या सही होने वाला है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? तो याद रखना, इसके अंदर 19 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 जो होता है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी पोषक क्षमता विटामिन B12 वृद्धि के कारण से होती है। बिल्कुल, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। वह कौन सा शैवाल है, वह कौन सा एल्गी है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में काम में लेते हैं? यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, पॉलीसाइफोनिया। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको उस सवाल के बारे में बताना है जिसको मनुष्य भोजन के रूप में काम में लेता है, खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेता है। यूलोथ्रिक्स होगा, क्लोरेला होगा, स्पाइरोगाइरा होगा, पॉलीसाइफोनिया होगा। यदि पहली बार इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं तो बच्चों ध्यान रखना और नोट में डालना, ये क्लोरेला जो शैवाल होता है उसको अंतरिक्ष यात्री खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन के लिए वगैरह वगैरह जो कार्य संपादित करने के लिए क्लोरेला शैवाल को काम में लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लोरेला वह शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद्य के रूप में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 MCQs देखने को मिले। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दिए। जैसे ही आगे वाले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन है वो जितना मोस्ट लगता है, आगे आने वाला क्वेश्चन उससे अधिक मोस्ट लगता है। एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार का डाटा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट होता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सार संग्रह आपके सामने रखा जाता है। बच्चों अधिक से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। यदि जो विद्यार्थी अभी भी जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अधिक से अधिक शेयर करें, उन विद्यार्थियों तक अपनी क्लास जानी चाहिए जो अभी तक अपने राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अभी भी वंचित हैं, ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके, सभी तक अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।